आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड बेहतर, कल गिरावट के बाद वापस खरीदारी मार्केट्स में लौटती हुई दिखाई दी है। क्यूज भी ग्लोबल मार्केट से अच्छे थे और इसीलिए बाजार अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कर रहा है ट्रेड। 21,700 के ऊपर डिसाइसिवली निफ्टी टिककर अभी ट्रेड कर रहा है। 400 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में, वहीं मिड कैप्स में भी खरीदारी है। तो आज सभी सेक्टर्स हरे निशान में है, मोमेंटम पॉजिटिव है मार्केट में। मिड कैप्स हो, स्मॉल कैप्स हो या फिर दिग्गज स्टॉक्स ही क्यों ना हो, खरीदारी देखने को मिली है। लेकर आते हैं आपके सामने एनएससी स्टैट्स और साथ ही साथ निफ्टी की कंट्रीब्यूशन की स्क्रीन भी आपके सामने लेकर आएंगे। मार्केट की ब्रेथ एज एक्सपेक्टेड पॉजिटिव ही है। 2118 स्टॉक से जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, 944 स्टॉक से जो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में, लेकिन ब्रेथ मार्केट की पॉजिटिव। निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखाते हैं फटाफट से। तो इन्फोसिस, एल&टी, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ये पूरा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप पॉकेट्स भी देखेंगे आज के कारोबार में तो आईटी, ऑटो यहाँ पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी के अलावा हेल्थ केयर एक पॉकेट है जहां पर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो चलिए फटाफट से बाजार की बड़ी बातें लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली एक बार ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं क्या इस समय देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत कर लेते हैं यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत के साथ। पॉजिटिव खुले हैं यूरोपियन मार्केट्स आज के कारोबार में। कैक और डैक दोनों में ही बढ़त के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। एशियन मार्केट्स दिखाएं तो सभी एशियाई बाजारों में सिर्फ एक कॉस्पी और हैंगसेंग है जो फ्लैट और नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बाकी मार्केट्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। निकेई में इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिला है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला मार्केट है निकेई का। अब लेकर आते हैं अमेरिका के फ्यूचर्स। डाउ फ्यूचर्स 62 अंक नीचे है, नैस्डैक का फ्यूचर 24 अंकों पर। यहाँ थोड़ी सी नरमी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। हुआ क्या है मार्केट में, फटाफट से लेकर आते हैं बाजार की बड़ी बातें आपके लिए। तो एक खरीदारी का दिन, तेजी का दिन, जहां पर अच्छे ग्लोबल संकेतों की वजह से एक अच्छी शुरुआत मार्केट्स की हुई है। निफ्टी 21,700 के ऊपर टिकते हुए कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी 400 अंकों पर है। मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर है और सभी सेक्टोरल इंडाइसेस तेजी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। आज के सेशन में सभी सेक्टर्स हरे निशान में हैं। सबसे ज्यादा खरीदारी कहां है आज, तो आईटी, ऑटो, मेटल में बाइंग देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स तो 1.25% मजबूत है। इसके अलावा रियल्टी, पावर, हेल्थ केयर, यहाँ भी खरीदारी आज के कारोबार में देखने को मिली है। छोटी पॉकेट्स देखेंगे तो ऑटो एंसिलरीज हुए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स हुए, कुछ सेलेक्ट शिपिंग स्टॉक्स हुए, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। फोकस करते हैं हम स्ट्रैटेजीज पर। निर्मल बंग सिक्योरिटीज के नीरव छेदा हमारे साथ मौजूद है। नीरव नमस्कार, बताइए पहले तो क्या राय इंडेक्स पर, बाजार बंद होने तक निफ्टी पर क्या सजेशन रहेगा? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो एक बहुत बढ़िया मूव मिल चुका है निफ्टी को फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 19,000 टू 22,000 ऑड लेवल्स। यहाँ से अब एक स्वाभाविक कंसोलिडेशन जरूरी है जो हो रहा है निफ्टी में। मगर एक बात नोट करने लायक है कि डेटा अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ से मुझे ज्यादा बड़ा गिरावट नहीं लग रहा है। प्रोबेबली कंसोलिडेशन आ सकता है। एक बार निफ्टी को फ्यूचर में 21,850 का ब्रेकआउट मिल जाता है, उसके बाद वापस बाइंग आ जाएगी और अग्रेशन आ जाएगा मार्केट में, और फिर हम देखेंगे कि 22,000 के लेवल भी पार हो जाएंगे। प्रोबेबली 22,500 तक की जर्नी ओपन हो जाएगी। सिमिलर इज द केस फॉर बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी में जो ओपन इंटरेस्ट है मेजर बैंक्स में वो लो है। दैट मीन यहाँ से बड़ी सेलिंग नहीं आ सकती है, बाइंग आनी चाहिए। एंड आई बिलीव यहाँ से बैंक निफ्टी भी 48,500, 48,700 के लेवल्स तक जा सकता है। आज के दिन के लिए मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है, तो आज का जो कोई ट्रेड है तो बैंक निफ्टी में है। यहाँ से बैंक निफ्टी फ्यूचर आप खरीद सकते हैं। नीचे में 47,750 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में देयर इज अ चांस के 48,500, 48,700 आ जाएंगे। निफ्टी में एक बार 21,850 ब्रेक हो उसके बाद ट्रेड करें। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज आपकी नीरव, कौन से ट्रेड्स निकाले हैं? देखिए, दो ट्रेड्स हैं। एक है केटीके बैंक। मुझे क्योंकि बैंक्स काफी बढ़िया लग रहे हैं। ये बैंक ने अपना कंसोलिडेशन पूरा किया है, मगर लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे काफी बढ़िया पैटर्न है ये स्टॉक में। आई बिलीव यहाँ से ये स्टॉक 255, 260 के लेवल्स तक जा सकता है। तो वो 260 के टारगेट के साथ में आप बाइंग बना सकते हैं ये स्टॉक में। 230 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है आरसीएफ। देखिए, ओवरऑल ये जो अगर फर्टिलाइजर सेक्टर देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आए हैं मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में। उसमें एक स्टॉक है आरसीएफ जिसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है। आई बिलीव यहाँ से काफी अग्रेशन आएगा, बाइंग काफी आ सकती है और इसे ऊपर में अराउंड 185, 190 के लेवल्स के पार लेके जा सकती है। तो 185 के टारगेट के साथ में आप आरसीएफ खरीद सकते हैं 163 के स्टॉप लॉस के साथ।
तो कर्नाटका बैंक और आरसीएफ ये दो पॉकेट्स हैं, ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी करने की सलाह आपको दी जा रही है। 253 के टारगेट कर्नाटका बैंक में, 185 के आसपास के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरसीएफ में। तो दोनों में आप ट्रेड लेकर चले। और फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप की वो पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आज देखने को मिल रही है या सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। टू बिगिन विद शुरुआत करेंगे एफएमसीजी स्टॉक्स के साथ। पतंजलि फूड्स 5% ऊपर, ज्योति लैबोरेटरीज 1.5% ऊपर, मैरिको में 1.5% की तेजी आज कारोबार में देखने को मिली है। साथ ही हेल्थ केयर स्पेस दिखाएंगे तो सुवन लाइफ साइंसेज 5.5% ऊपर है, सीक्वेंस साइंटिफिक में 4% का मूव, डिशमन फार्मा 3.5% ऊपर है, वोकहार्ट फार्मा भी 3% तेज होकर कर रहा है ट्रेड। आईटी में खरीदारी 63 मून्स 5% के सर्किट पर, लेटेंट व्यू है 4.5 पौने 5% ऊपर, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 3.5% ऊपर है और इनप्रो सॉल्यूशंस में 2.5% का उछाल आज है कारोबार में। कैपिटल गुड्स में सीमेंस 5% ऊपर, 4% ऊपर एबीबी, सुजलॉन 2.5% ऊपर है, भारत फोर्ज में 2.5% की तेजी आज है कारोबार में है। कुछ और पॉकेट्स दिखाएं तो लेकर आते हैं रियल्टी स्टॉक्स। गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। इसके अलावा ओबरा रियल्टी, ब्रिगेड, डीएलएफ, यहाँ भी एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के कारोबार में देखने को मिली है। तो ये कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर एक अच्छा मोमेंटम। ऑटो एंसिलरीज दिखाते हैं। ऑटो एंसिलरीज में नजर डालिए आप आज के कारोबार में मदसन सुमी इनफैक्ट तेज है आज के कारोबार में। दूसरा वाला जो स्टॉक है वहां पर रौनक तेजी की है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3% ऊपर है, अपोलो टायर 3.5% ऊपर है और रिको ऑटो में भी 3.5% की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये रहा अपडेट। फटाफट से कुछ स्टॉक सेलेक्ट। मिड कैप्स में जो गिर कर रहे हैं ट्रेड, जी एंटरटेनमेंट खबरों का इंपैक्ट 8.5% नीचे, पॉलीकैप 7.5% नीचे है, वोडाफोन आइडिया में 4% की गिरावट, जीएमआर एयरपोर्ट्स भी 2.5% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये रहा फिलहाल मिड कैप्स का हाल। लेकिन पूरे बाजार की नजर कल से शुरू होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट पर टिकी हुई है। पीएम मोदी समिट में शामिल होने के लिए कल ही गुजरात पहुंच गए हैं। आज भी पीएम के कई अहम कार्यक्रम हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट का पूरा लेखा जोखा लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। तो केतन, पहले तो बताइए पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम क्या है? बिल्कुल, आज का कार्यक्रम हम आपको बता देते हैं और जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं वो हेलीपैड ग्राउंड है गांधीनगर में। और मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि जो मंच है यहाँ पर प्रधानमंत्री 3 बजे आएंगे और ग्लोबल ट्रेड शो है उसका उद्घाटन करवाएंगे। यहाँ पर ठीक उनके बगल में मारुति सुजुकी ने अपना एक पूरा का पूरा पेविलियन बनाया है और ठीक उनके सामने जापान का एक पूरा का पूरा ट्रेड शो है। तो प्रधानमंत्री पहले यहाँ आएंगे और फिर अलग अलग जगह पर जाएंगे। यहाँ पर एक एनर्जी पेविलियन भी बनवाया है जहाँ पर रिलायंस ने अपना एक हाइड्रोजन ट्रक है वो लॉन्च मतलब एक शोकेस किया है। तो प्रधानमंत्री 3 बजे यहाँ आएंगे। ओवरऑल 3 बजे से पहले क्या क्या हुआ, तो प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह महात्मा मंदिर में मोजाम्बिक और तोस्ते के जो राष्ट्र प्रमुख से उनके साथ 1-on-1 मीटिंग की। जापान का जो ट्रेड यूनियन है और मारुति सुजुकी का जो ग्लोबल सीईओज और उनकी जो पूरी टीम है उनके साथ वार्तालाप किया। और शाम 5:30 बजे सबसे एक बढ़िया कार्यक्रम जो होने वाला है वो है रोड शो। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर गांधीनगर तक का ये रोड शो रहेगा जो कि यूएई के प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साझा करेंगे ये रोड शो। क्योंकि कल जब वो दिल्ली से अहमदाबाद आने के लिए रवाना हुआ तब प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर ये जानकारी दी कि यूएई हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। तो यहाँ पर भारत और यूएई के बीच जो ऑयल और अलग अलग सेक्टर में जो व्यापार की संभावनाएं हैं उनको लेकर वो द्विपक्षीय वार्तालाप कल करेंगे। लेकिन आज शाम 5 बजे है वो सबसे महत्वपूर्ण जो उनका रहने वाला है रोड शो वो रहेगा। और जिनकी हम बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं वो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का कल यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर महात्मा मंदिर में है वो उद्घाटन होगा सुबह 9:45 पर। 2 बजे है वो ग्लोबल सीईओज और जो इनवाइटीज है उनके साथ वो लंच करेंगे। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में जहां फिनटेक के जो ग्लोबल सीईओज है, जो आईटीज के ग्लोबल सीईओज है उनके साथ विचार विमर्श करेंगे। और जो गिफ्ट सिटी आने वाले 10 साल में कहां पर होगा और फिनटेक कंपनियां वहां किस तरह से उनके साथ जुड़ सकती है इसी पर वार्तालाप होगा। और रात को सारे जो स्टेट गेस्ट है उनके साथ और जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे उनके साथ डिनर होगा। तो हम कह सकते हैं कि पावर पैक प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और 3-4 राष्ट्र के जो अध्यक्ष है वो भी आ चुके हैं। तो थोड़ी ही देर में यहाँ पर आएंगे, यहाँ से ट्रेड शो का प्रारंभ करेंगे। इस ट्रेड शो के अंदर 20 कंट्री ने है वो पेविलियन रखा है, 100 कंट्री के जो विजिटर है वो आने वाले हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन अब तक का वाइब्रेंट समिट ये रहने वाला है और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे। जी
साथ ही कहते हैं एक चीज और बताइए, अब कल से क्योंकि समिट शुरू हो रहा है, आज का कार्यक्रम तो आपने बताया, अब कल समिट के शुरू होने से पहले हमने काफी इन्वेस्टमेंट्स एक्साइटमेंट देखी थी, अब कल क्योंकि फाइनली ये इवेंट शुरू हो रहा है तो क्या अपडेट है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, बताइए। बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये समिट काफी अहम रहने वाला है। जो हमारी जानकारी मिली है, जो हमें गुजरात सरकार के अधिकारियों ने बताया है, उसके मुताबिक अब तक 20 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां, कल जो 3-4 बड़ी प्रमुख कंपनियां बाकी है, रिलायंस है, अदानी है, उनका अनाउंसमेंट होगा। इससे पहले की जो हमने एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि एक ही दिन में 7.25 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था और जिसमें 1.25 लाख करोड़ का तो एनटीपीसी करने वाली है, उनके 2 प्लांट गुजरात में आएंगे। तो ऐसी लिस्टेड कंपनी की जितनी भी आपको नाम पता है जो गुजरात बेस्ड है, गुजरात के बाहर है, फिर एक नया इन्वेस्टमेंट जो अब तक नहीं आया है गुजरात में, वो नेदरलैंड भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। नेदरलैंड के ऑफिशियल है, उन्होंने भी आज प्रधानमंत्री से भेंट की, इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ भी उन्होंने वार्तालाप किया। तो जो 3-4 प्रमुख सेक्टर है, एक तो ग्रीन हाइड्रोजन रहने वाला है, फिनटेक रहने वाला है, सिम और सेमीकंडक्टर का रहने वाला है, तो ये सारी चीजें हैं जहां पर अभी तक भारत ने पदार्पण नहीं किया है, उसमें बहुत बड़ा निवेश आएगा। और गुजरात सरकार की इस बार ये मनसा है कि जो एमओयू साइन हो उसका इन्वेस्टमेंट है वो जमीन पर उतारा जाए और बड़े पैमाने पर निवेश हो, यही प्रयास रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि कल का दिन जब 2 बजे ये पहला उद्घाटन समारोह खत्म होगा तब ये आंकड़ा सामने आएगा, लेकिन 20 लाख करोड़ के एमओयू अब तक साइन हो चुके हैं। जी, शुक्रिया आपका केतन, ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। और काफी एक्साइटमेंट इस समिट से पहले ऑलरेडी पीएम मोदी के आज के कार्यक्रम पर नजर रहेगी। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात में इस आकर्षण का केंद्र ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक रहेगा। सरकार के जीरो एमिशन पॉलिसी के तहत रिलायंस ने ग्रीन हाइड्रोजन ट्रक शोकेस किया है। रिलायंस का हाइड्रोजन ट्रक का जायजा लिया केतन जोशी ने, देखिए। ग्लोबल ट्रेड शो में आकर्षण का केंद्र बना है रिलायंस का ये ट्रक, जो कि फुल्ली हाइड्रोजन के ऊपर, H2 के ऊपर निर्भर होगा। देखिए इसको किस तरह से टेक्निकलाइज किया गया है, ये समझाने के लिए पूरी बॉडी है वो यहाँ पर ओपन कर दी गई है। टेक्निकल एस्पेक्ट समझने के लिए यहाँ पर हम चलते हैं। जिस तरह से अभी पूरे भारत में आप देखिए कि डीजल का कंजम्पशन है, थोड़ी प्रॉब्लम भी है एनवायरनमेंट की, तो ऐसे माहौल में ग्रीन हाइड्रोजन ही एक सबसे बड़ा विकल्प है। और रिलायंस ने ये ट्रक लॉन्च किया है, तो आने वाले समय में इसको हम सड़कों पर दौड़ता हुआ देख पाएंगे, क्योंकि डीजल का कंजम्पशन भी काफी है। ऐसे में इस वाइब्रेंट समिट में हाइड्रोजन का उत्पादन भी एक सबसे बड़ा ट्रिगर रहने वाला है और अलग अलग कंपनियों ने अपनी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दी है। तो भविष्य का भारत आप ग्रीन हाइड्रोजन के सहारे देख सकते हैं। और जो विजिटर है उनका जो झुकाव है वो इस ट्रक पर काफी दिलचस्पी है। देखिए हेवी ट्रक है, लोडेड है, और पूरे भारत में आज इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ गया है कि यातायात, खासकर गुड्स ट्रक्स और गुड व्हीकल को प्रमोट करने की आवश्यकता है और डीजल से मुक्ति पाने की भी आवश्यकता है। तो ऐसे में रिलायंस का ये ट्रक काफी गेम चेंजर साबित होगा भविष्य में, और अभी ये ट्रेड शो में सबका आकर्षण का केंद्र बना है। केतन जोशी, गांधीनगर। साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी ग्लोबल ट्रेड शो में अपना एक पवेलियन आत्मनिर्भर थीम पर बनाया है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने HAL के CEO से एक्सक्लूसिव बातचीत की और भविष्य की योजना के बारे में भी जानने की कोशिश की। HAL के CEO इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है CNBC आवाज में। इस ग्लोबल ट्रेड शो में हमने यहाँ पर क्या क्या शोकेस किया है? सर, ग्लोबल ट्रेड शो में हम लोग जितने भी हमारे स्वदेशी विमान हैं उनको ही शो कर रहे हैं। LCA तेजस जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो हमने यहाँ पे शोकेस किया हुआ है। हमारे एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, LCA जो प्रचंड कहते हैं, वो भी हमने यहाँ पे शोकेस किया हुआ है। और हमने Su-30 यहाँ पे किया जो हमारा नासिक में बनता है। और Su-30 हमने एक शोकेस किया है हमारा ब्रह्मोस मिसाइल, जो इसको बहुत ज़्यादा फैटल बनाता है, बहुत पावरफुल बनाता है, वो यहाँ पे शोकेस किया है। और बाकी एक एयरक्राफ्ट हमने हेलीकॉप्टर लगाया हुआ है, वो ALH है, उसका वेपनाइज वर्जन है, ये हमने शोकेस किया है। हमारा थीम आत्मनिर्भरता ही है यहाँ पे। सर, एरोनॉट्स सेक्टर में क्या क्या संभावनाएं आप देखते हैं? खासकर HAL इतने बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, तो फ्यूचर कैसा है? और हम आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहे हैं, ऐसे में HAL भी काफी लंबी छलांग लगाएगा, लंबी उड़ान भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। संभावनाएं बहुत हैं और बहुत ज़रूरत है हमको आत्मनिर्भर बनने की और सब कुछ अपने देश में बनाने की। और
फ्यूचर की बात करी जाए तो 2 से 3 गुना हमारा प्रोडक्शन करने का हमारा प्लान है, क्योंकि उतना रिक्वायरमेंट आने वाला है। और दूसरा हमारा एक जो क्षेत्र है जिसको हम फोकस कर रहे हैं वो है आत्मनिर्भरता, ताकि जो भी हम थोड़ा बहुत अभी विदेश पर डिपेंडेंट हैं वो हम इस क्षेत्र में नहीं रह सकते, तो उसको हम पूरा इंडिजिनाइज कर रहे हैं। तो ये 2 है, हम करीब प्रोडक्शन को 3 गुना करने का प्लान है वो LCA एयरक्राफ्ट का, और साथ में उसको इंडिजिनाइज कर रहे हैं सभी एयरक्राफ्ट। चलिए, तो ये तो रही कुछ स्पेशल कवरेज वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ी हुई। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और इस बीच एक जो खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। दरअसल सोनी मर्जर डील पर जी की तरफ से सफाई आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी खबरें हैं डील रद्द होने की वो बेबुनियाद हैं, और प्रस्तावित जी सोनी मर्जर को पूरा करने पर काम जारी है। ये स्टेटमेंट जी एंटरटेनमेंट की तरफ से आ रहे हैं। उनका कहना है कि डील अभी भी पाइपलाइन पर है, और जो खबरें हैं कि ये डील सोनी वापस ले सकती है, ये डील, ये खबर गलत है। कंपनी सोनी के साथ सोनी मर्जर पर पूरा काम कर रही है और पूरा प्रतिबद्ध है। डील वापस लेने की जो खबरें हैं मार्केट में वो बेबुनियाद है। तो ये सफाई जी एंटरटेनमेंट की तरफ से आते हुए, कल इनफैक्ट एक खबर आई थी कि जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर के जो मर्जर डील है वो खतरे में पड़ सकती है। ब्लूमबर्ग के सोर्सेस की हुई डील, ये खबर आई थी कि सोनी वापस ये डील ले सकती है। हमने स्टॉक पर रिएक्शन में देखा, लेकिन अब इस सफाई के आने के बाद थोड़ा रिलीफ जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक में जरूर दिखाई दे रहा है। स्टॉक अब 5% नीचे है अभी भी, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवर हुआ है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, और कोल इंडिया अब रिन्यूएबल कारोबार में भी उतर सकती है। कंपनी ने रिन्यूएबल कारोबार के लिए अलग से सेल बनाई है। कोल सेक्रेटरी अमृतलाल मीना ने CNBC आवाज से खास बातचीत में कहा कि कोल निकालने के बाद खाली जमीन का इस्तेमाल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ऐसी लैंड जिसका आगे कोयले के उत्खनन में उपयोग नहीं होना है, उसके अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए एनर्जी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जो ओवरबर्डन डंप है उन पर सोलर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। जो वाटर बॉडीज है उसमें पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। जहाँ जमीन लेवल है वहाँ पर एफोरेस्टेशन किया जा सकता है, वासरीज लगाई जा सकती है, रेलवे साइडिंग्स बनाई जा सकती है, और अन्य रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्थापित करने के लिए पॉलिसी बना दी है। वर्तमान में कोल इंडिया के अंतर्गत एक अलग से सेल बनाई गई है जो रिन्यूएबल एनर्जी विद फोकस ऑन पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स एंड सोलर पर काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्लैंड में उनका अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदा, मनवी स्मार्ट के अरुण कुमार मंत्री और अरविंद कैपिटल के रत्नेश गोयल के बीच में। दिखाते हैं पहले तो फटाफट से इनके पोर्टफोलियो में क्या कोई अपडेट है या फिर रिटर्न की स्थिति लेकर आए आपके सामने। अपडेट है, पंकज का पोर्टफोलियो है आपके सामने, जहां पर हुडको एक ट्रेड है जो ऐड कर रहे हैं। ये खरीदारी की सलाह है, इसमें 115 का स्टॉप लॉस रखे, 144 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है, 125-26 के आसपास ट्रेड करते हुए। रत्नेश गोयल की तरफ से ट्रेड है पतंजलि फूड्स, खरीदारी की सलाह 1850 के लक्ष्य के लिए 1580 का स्टॉप लॉस रखना है, 1685 पर ट्रेड करते हुए। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। लीड कर रहे हैं अरुण कुमार मंत्री 6% के रिटर्न, रत्नेश का पोर्टफोलियो 1.25% के रिटर्न दे रहा है, पंकज का पोर्टफोलियो नेगेटिव 2.27% के रिटर्न लैंड कर रहा है, लेकिन लीड अरुण कर रहे हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे। आज खुलने वाली IPO ज्योति CNC ऑटोमेशन के CMD पराक्रम सिंह जडेजा से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।